जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था जिसके डायरेक्टर रोशन अंसर हैं उनके द्वारा दोस्तों जो बिहार दरोगा का फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, और यह दोस्तों होमवर्क सीरीज इससे पहले हम आपको एक वीडियो अपलोड किए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर उसको आप देख लीजिएगा तो उसके बाद से फिर आपको क्रम वाइज चालू हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग 7 फरवरी 2025 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक दोस्तों जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है उस सभी प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी दोस्तों आपको 7 फरवरी से लेकर 2025 तक 15 फरवरी 2025 तक जितना भी प्रैक्टिस सेट हुआ है, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन रहता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए बिना देर के और दोस्तों हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से, और इसको दोस्तों अंत करेंगे 15 फरवरी तक। सबसे पहले हम लोग 7 फरवरी को देख रहे हैं, जो 7 फरवरी को हुआ था एग्जाम। तो इसमें पहला दोस्तों कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? क्या दोस्तों याद रखना है, उमरोई में, उमरोई जो कि मेघालय में पड़ता है। और 16वां संस्करण हुआ दोस्तों जो कि नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और किन दो देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट? तो याद रखना है भारत और मंगोलिया का है। और यहाँ से याद रखना है कि दोस्तों 16वां संस्करण हुआ है जो कि मेघालय के उमरोई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक यानी कि दोस्तों रिमपैक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह दोस्तों अमेरिका के हवाई द्वीप पर, अमेरिका के हवाई द्वीप पर याद रखना है जो रिमपैक दोस्तों आयोजित किया गया है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास के रूप में जाना जाता है, रिम ऑफ द पैसिफिक। नेक्स्ट है कि भारत में 46वां यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो दोस्तों 71वां अंक है भारत का, याद रखना है। इसमें दोस्तों एसडीजी स्कोर पूछेगा, 71 अंक भारत का मिला है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, बताइए। तो देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में दोस्तों, जो कि हम आपको बता दिए हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, जो कि दोस्तों बिल्कुल राइट है, याद रखना है। दोस्तों नीदरलैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटो, इनको दोस्तों नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। और नाटो की स्थापना दोस्तों यहाँ पे है कि 4 अप्रैल 1949 को किया गया है, और इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए दोस्तों नाटो का आपका मुख्यालय पूछेगा, जिनेवा नहीं बल्कि दोस्तों ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में। तो दूसरा कथन असत्य है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो दूसरा कथन दोस्तों आपका असत्य है। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 7 का रहा है कि निम्न कथन पर विचार करें। इसमें पहला है कि हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। देखिए दोस्तों जो कि बिल्कुल राइट है कि हाल ही में अगर श्रीनगर की बात की जाए तो विश्व शिल्प शहर के रूप में दोस्तों मान्यता प्राप्त करने वाला जो कि भारतीय का चौथा शहर बन चुका है। टोटल दोस्तों 4 शहर है जो कि विश्व शिल्प शहर के रूप में जाना जाता है। फिर दूसरा कथन है कि जयपुर, वाराणसी, मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुका था। देखिए दोस्तों केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन असत्य इसलिए है। देखिए जयपुर, मामलापुरम, मैसूर और श्रीनगर को, जयपुर, मामलापुरम, मैसूर और श्रीनगर टोटल 4 को है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि संविधान की उद्देशिका को कब और संविधान को किस बैठक में लाया गया था? तो देखिए दोस्तों संविधान की जो उद्देशिका था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और ये दोस्तों संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 किसकी अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद थे दोस्तों उस समय, इन्हीं की अध्यक्षता में जो वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुआ था, उसी में दोस्तों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा क, ख, ग और घ में राज्य के वर्गीकरण को समाप्त करके
पूरे भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। तो याद रखना दोस्तों, सातवां संविधान संशोधन के तहत जो कि 1956 में हुआ था, और इसमें दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाया गया था। नेक्स्ट पाते हैं कि निवारक निरोध कानून का विरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों अनुच्छेद 22 से, याद रखना है अनुच्छेद 22 से। नेक्स्ट है कि भारत में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो जूट उत्पादन में दोस्तों दूसरा स्थान आपका बिहार का है। जूट उत्पादन में दूसरा स्थान बिहार का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग दोस्तों देख लीजिए कौन सा है निम्नलिखित में से, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सोने की बीमारी है, फिर पेचिस भी है दोस्तों, टाइफाइड नहीं है, मलेरिया भी है और हैजा नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सोने की बीमारी, पेचिस और मलेरिया, जो कि याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस तरंग की होती है? तो रेडियो तरंग की याद रखिएगा। इसका दोस्तों तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, वर्ष 1921 के वर्ष को महाविभाजक वर्ष कहा गया है, और लघु विभाजक वर्ष कहेगा दोस्तों तो वर्ष 1951 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था तथा उसका संबंध किस वंश से था? तो फ्रांस का राजा दोस्तों लुई 16वां था, और इनका संबंध बुर्बो राजवंश से था, याद रखिएगा, बुर्बो राजवंश से। नेक्स्ट है कि सूखे फल में किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है? तो सूखे फल में दोस्तों माल्टोज, याद रखना है, सूखे फल में कहेगा तो माल्टोज प्रकार के दोस्तों शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 18 है कि राज्य के विधानमंडल का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य के विधानमंडल का गठन दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद 168 में। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान में पुराने जलोढ़ निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जलोढ़ निक्षेप को दोस्तों बांगर, और नई जलोढ़ कहेगा तो नई जलोढ़ निक्षेप को दोस्तों खादर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख को कहां और किसके द्वारा लगाया गया था? तो प्रकाश प्रशस्ति स्तंभ लेख के दोस्तों याद रखना है समुद्रगुप्त के द्वारा दोस्तों हरिसेन, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि से, याद रखना है, एड्रिनल ग्रंथि से, जो कि इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन को स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि भारत में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट है, और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों, भारत में टोटल जैव विविधता के हॉट स्पॉट 4 है। टोटल कितना है? 4 है। और सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों पश्चिमी घाट में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी है? तो देखिए, भारत के दोस्तों स्थलीय जो सीमा रेखा है वह 15,106 और कहीं कहीं दोस्तों 15,200 किलोमीटर देता है, और जो भारत की तटीय सीमा रेखा है दोस्तों वह 6100 किलोमीटर है, 6100। तो उस हिसाब से दोस्तों दोगुनी आप कह सकते हैं, दोगुनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ लगता है? तो नेपाल, भूटान और चीन के साथ दोस्तों सिक्किम लगता है, याद रखिएगा। नेपाल, भूटान और चीन के साथ सिक्किम लगता है। फिर दोस्तों नेपाल और भूटान और बांग्लादेश कहेगा तो उससे दोस्तों पश्चिम बंगाल लगता है, वो भी 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 26 है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं? तो 3 तरफ से दोस्तों की असम भी है और त्रिपुरा भी है। असम और त्रिपुरा जो है दोस्तों या तीनों तरफ से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजन कितने राज्यों में किया गया है? तो पुडुचेरी का दोस्तों टोटल 3 राज्य में है, दोस्तों, और पुडुचेरी का जिला कहेगा दोस्तों तो टोटल 4 जिला है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है यानी कि असत्य है? बोला दोस्तों कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। फिर भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी दोस्तों आपका कथन सही है। नेक्स्ट है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग दोस्तों 15,200 किलोमीटर है, ये भी दोस्तों अभी हम बताएं कि कहीं कहीं 106 भी देता है और कहीं कहीं 200 देता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं दोस्तों, सर्वप्रथम सूर्योदय कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में होता है।
ना कि दोस्तों मिजोरम है, यानी कि डी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देशांतर में कौन सा भारत की परमाणविक मध्यवाहन रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोस्तों याद रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट है कि भारत का वह कौन सा कथन जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलता है? तो दोस्तों याद रखना है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में दोस्तों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है। फिर दोस्तों जो कि 8 फरवरी को दोस्तों आपको होमवर्क दिया गया था कि करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक जो कि 1275 पीटी सेकंड शिफ्ट दोस्तों और 1 से 50 तक क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया था। और जो एक सप्ताह में हुआ था दोस्तों उसको टॉपिक से प्रश्न दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों देख चुके हैं। अब हम लोग क्या यहाँ पर देखने वाले हैं, तो देखिए 11 फरवरी 2025 को जो हुआ है दोस्तों, 11 फरवरी 2025 को, क्योंकि 7 के बाद से दोस्तों क्लास आप लोग को पता होगा कि बंद था, उसके बाद दोस्तों फिर 11 फरवरी को चालू हुआ था। तो 11 फरवरी से दोस्तों जो भी संबंधित क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनावरण कितने क्षेत्र और कितने प्रतिशत भूमि पर है? तो दोस्तों 21.76% पर, और कुल कहेगा दोस्तों तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वनावरण में अधिकतम वृद्धि किस राज्य में देखा गया था? तो अधिकतम वृद्धि दोस्तों मिजोरम में, अधिकतम वृद्धि आपको मिजोरम में देखा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य यानी कि यूटी में है? तो सर्वाधिक दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। और यहीं पे आपको दोस्तों दूसरा पूछता तो दूसरा स्थान पर आपका गुजरात आ जाएगा, दूसरा स्थान पर गुजरात। नेक्स्ट है कि भारत में वन एवं वृक्षावरण में 2021 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? तो 2021 की तुलना में दोस्तों, क्योंकि देखिए प्रतिवर्ष दोस्तों 2 वर्ष पर यह रिपोर्ट आता है, तो 2023 और 2021 की तुलना में 1445.81 वर्ग किलोमीटर आपका राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 5 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वृक्ष आवरण कुल कितने क्षेत्रफल भूमि पर है? तो 3.41% पर दोस्तों याद रखिएगा, 3.41% पर। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्ष आवरण कुल कितने प्रतिशत भूमि पर है? तो दोस्तों 25.17 है, 25.17% याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको दोस्तों ईआर भी बोलते हैं, और इसको अंतर्द्रव्य प्रजावलिका बोला जाता है, अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन दोस्तों, और इसका नाम लिपोप्रोटीन भी दिया जाता है, लिपोप्रोटीन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पाइप कोशिका में गोल्जी का मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों डिम्टियोसोम कहते हैं, डिम्टियोसोम याद रखिएगा, डिम्टियोसोम। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसमें किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। लाइसोसोम को दोस्तों सबसे पहले यहाँ से याद रखना है कि आत्महत्या की थैली कहते हैं, और इसमें दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है? तो 70 इसका दोस्तों, 70 इसका राइबोसोम पाया जाता है, याद रखना है 70 इसका। नेक्स्ट है कि क्लोरोप्लास्ट के किस थैली में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो दोस्तों थाइलोक्योड में, थाइलोक्योड में याद रखना है, जो कि क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के किस प्रकार में वसा का संग्रह होता है? तो एलायोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट दोस्तों, एलायोप्लास्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि कोशिका में मुख्यतः आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो केंद्रिका में, याद रखिएगा, केंद्रिका में होता है दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं कि किस प्रतिक्रिया के द्वारा गैस जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है दोस्तों? तो याद रखना है विसरण प्रक्रिया के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैसा विलयन जिसकी सांद्रता तथा प्रासरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है, कौन सा विलयन कहलाता है? तो याद रखना दोस्तों समपराश्री विलयन, समपराश्री विलयन कहलाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 70, कोशिका विभाजन के समसूत्री विभाजन में कैरियोकिनेसिस अवस्था का क्रमिक रूप क्या है? तो कैरियोकिनेसिस का अवस्था का रूप का पूछेगा दोस्तों, तो सबसे पहले हो जाएगा प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, फिर दोस्तों एनाफेज, और चौथा स्थान पर हो जाता है टेलोफेज। याद रखना है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। नेक्स्ट है कि शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका में किस प्रकार का
एक में दोस्तों किस प्रकार का, और इसमें होगा कुछ, हाँ देखिए, किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो यह दोस्तों याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टमाटर का लाल रंग किस वर्णीय लवक के कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग दोस्तों लाइकोपिन, लाइकोपिन के कारण होता है, याद रखना है लाइकोपिन का। और टमाटर में दोस्तों याद रखना है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहली बार नामकरण किसने किया था। तो दोस्तों पोर्टर के द्वारा, पोर्टर के द्वारा दोस्तों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जिसको हम दोस्तों ER से भी सूचित करते हैं, E और R से। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में स्थित जौ मंडल भंडार यानी कि कोल्ड केजट किस राज्य में स्थित है। तो यह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। और भारत में दोस्तों टोटल कितने, आपको बताना है कि कितने जौ मंडल भंडार है, बताइएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रयास पंजाब में मान लिया गया था। तो दोस्तों भैरववाल की संधि के तहत, भैरववाल की संधि के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन सा है। तो भूमि हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा और उद्यमी हो जाएगा। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नात्सी यूथ लीग का गठन कब किया गया था। तो नात्सी यूथ लीग का गठन दोस्तों वर्ष 1922 में किया गया है, वर्ष 1922 में। 25 है कि बिहार में मुख्य रूप से डोलामाइट का भंडार कहाँ पाया जाता है। तो रोहतास में, याद रखिएगा, रोहतास में दोस्तों डोलामाइट का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के किस ग्रंथ में रैदास के भजन संग्रहित किया गया है। तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास का भजन संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों टोटल 3 अनुच्छेद शामिल किया गया है, अनुच्छेद 39 के क और 43 के क, और एक अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 48 के क, अनुच्छेद 48 के क, याद रखिएगा। यानी कि 39 का, 43 का और 48 के क को, या दोस्तों टोटल 3 ऐसे अनुच्छेद है जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि निर्मल हृदय उपनाम से किन्हें संबोधित किया गया है। तो दोस्तों मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के उपनाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। फिर दोस्तों कि मुलिंगला, मुलिंगला हो जाएगा दोस्तों, मुलिंगला दौरा कहाँ अवस्थित है। क्या दोस्तों उत्तराखंड में, मुलिंगला दौरा उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन था, ये भी आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट और बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जो नेक्स्ट सेट है आपका दोस्तों यह 12 फरवरी को हुआ है, 12 फरवरी 2025 को। इससे पहले दोस्तों 11 फरवरी को हम देख चुके हैं, क्योंकि 7 के बाद दोस्तों सीधे 11 फरवरी को हुआ था, उसके बाद फिर 12 फरवरी को हुआ था। तो चलिए अब बिना देर की ओर दोस्तों हम लोग 12 फरवरी को भी देखते हैं। देखिए दोस्तों टोटल 300 क्वेश्चन आपको एकदम रट जाना है, करंट अफेयर प्लस दोस्तों जो भी आपका क्वेश्चन आ रहा है वो सभी को रट जाना है। इससे बाहर दोस्तों एग्जाम में कुछ आने वाला है नहीं, इसलिए दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को आपको रट जाइए। और इसका PDF के दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर दोस्तों आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है। तो स्वतंत्र भारत का पहला राज्य दोस्तों उत्तराखंड बना है, और यह दोस्तों 27 तारीख पहला महीना 2025 यानी कि 27 जनवरी 2025 को लागू भी हो गया है, याद रखिएगा, लागू भी हो गया है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड सरकार ने किनकी अध्यक्षता में UCC कानून का अध्ययन और मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय का विशेष समिति की स्थापना किया था। तो दोस्तों रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में, याद रखना है, रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में दोस्तों गठित किया गया था। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता अधिनियम 2024 में किस वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया गया है, मतलब दोस्तों उस पर UCC लागू नहीं होगा। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति पर, अनुसूचित जनजाति पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में लागू UCC के मुख्य उद्देश्य प्रावधान क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका कई मुख्य उद्देश्य है, जैसे बहुविवाह पर रोक लगाना, लिव इन रिलेशनशिप को दोस्तों मान्यता देना। यदि लिव इन रिलेशनशिप के तहत यदि आपको दोस्तों कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होता है तो उसको दोस्तों संपत्ति पर आपको अधिकार हो जाएगा। तो बहुत सा इसका ऐसे उद्देश्य है, लेकिन जो भी बताएं याद रखना है। नेक्स्ट है कि 8वां वेतन आयोग के गठन का केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, और यह दोस्तों कब से लागू है। क्या दोस्तों याद रखना है 1 जनवरी 2026 से। 8वां वेतन आयोग दोस्तों कब से लागू होगा, तो 1 जनवरी 2026 से। नेक्स्ट है कि आमतौर पर वेतन आयोग का नेतृत्व कौन करता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट को रिटायर्ड जज इसके नेतृत्व करते हैं वेतन आयोग का। नेक्स्ट पाते हैं कि 7वां वेतन आयोग, ध्यान देना है,
कि 7वां वेतन आयोग जो कि दोस्तों 2016 से 2026 का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो 7वां वेतन आयोग दोस्तों याद रखना है AK माथुर यानी कि अशोक कुमार माथुर के नेतृत्व में। नेक्स्ट है कि 8वां वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों कर्मचारियों का कल्याण कह सकते हैं या कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कलकत्ता के सरकार को किन किन क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण की शक्ति दिया गया है? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा। याद रखना दोस्तों, बिहार, बंगाल, उड़ीसा को एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने का दोस्तों शक्ति दिया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत राजनीतिक मामलों का प्रबंधन के लिए किसके निकाय का गठन किया गया था? तो राजनीतिक मामलों को दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर याद रखिएगा, जो कि राजनीतिक मामला को देखता था। देखिए 1784 पिट्स इंडिया के तहत दोस्तों टोटल 2 यानी एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। और उसके तहत दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के तहत राजनीतिक मामलों को देख किया जाता था और व्यापारिक मामलों को दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तहत देखा जाता था। और यह दोनों पद दोस्तों यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त करके सचिव का पद लाया गया था। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के तहत भारतीय विद्वान को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष रखा गया था? तो दोस्तों याद रखना है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, 1813 का दोस्तों चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने कहा था कि 1909 के सुधार केवल चंद्रमा के चांदनी के समान है? तो दोस्तों याद रखना है RC मजूमदार के द्वारा यह बोला गया था। RC मजूमदार बोले थे कि जो भारत शासन अधिनियम 1909 जिसको दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट सुधार के नाम से जाना जाता है, वह केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है, चंद्रमा के चांदनी के समान। नेक्स्ट है दोस्तों कि मार्ले मिंटो सुधार 1919 के तहत किन्हें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम विधि सदस्य बनाया गया था? तो दोस्तों सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। नेक्स्ट है कि किस चार्टर एक्ट के तहत भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों याद रखना है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में दोस्तों जो कि मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, मैकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत किस ईस्वी में बनारस के राजा को विधान परिषद में मनोनीत किया है? तो दोस्तों 1862 में। 1862 में दोस्तों टोटल 3 जगह के दोस्तों विधान परिषद में मनोनीत किया गया था, जो कि बनारस के राजा थे दोस्तों, और एक थे 2 ऐसे और व्यक्ति इनका नाम आता है, एक सर दिनकर राव आते हैं और एक और है दोस्तों बनारस का राजा थे सर दिनकर राव थे, और एक और है जो कि ध्यान में नहीं आ रहा है, ऐसे याद रखना टोटल 3 थे। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? तो दोस्तों 1937 में। नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो दोस्तों 1919 के एक्ट के तहत दोस्तों पहली बार 1926 में, याद रखिएगा पहली बार 1926 में भारत में। अब पूरे विश्व में कहेगा दोस्तों तो न्यूजीलैंड को हो जाएगा, पूरे विश्व में कहेगा तो न्यूजीलैंड को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल 1946 में वित्त विभाग किनको सौंपा गया था? तो दोस्तों लियाकत अली खां को। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग धारित किया गया था? तो दोस्तों गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्य के मामला याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में होने वाला बैक्टीरियल एवं वायरस इन्फेक्शन के विरुद्ध सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड करता है? तो दोस्तों न्यूट्रोफिल दोस्तों याद रखना है, न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट है कि औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों कास्टनर कैलनर विधि के द्वारा, कास्टनर कैलनर विधि हो जाएगा दोस्तों, विधि नहीं विधि के द्वारा। नेक्स्ट है कि समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण में किस तरंगों का अनुप्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंग का दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में निरीक्षण अधिकारिता का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 227 के तहत कि महानदी से कृष्णा नदी के बीच तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों महानदी से कृष्णा नदी के बीच के तटीय मैदान को कहेगा तो दोस्तों हम लोग उसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उसको उत्तरी सरकार तट। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से याद रखना है
कि देखिए दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी डेल्टा तक, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी डेल्टा तक को उत्कल तट कहते हैं। उत्कल, ऐसे मुख्य रूप से दोस्तों उत्कल तट आपका उड़ीसा हो जाएगा। फिर दोस्तों कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तट को कहेगा तो कोरोमंडल तट। कृष्णा नदी से दोस्तों कन्याकुमारी तट को कोरोमंडल तट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन वर्ष 1983 में किया गया है। नेक्स्ट बात है कि राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किसने लाया था? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स लाया था। वारेन हेस्टिंग्स याद रखना है, राजकीय कोषागार को जो कि मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। फिर दोस्तों यहाँ से राजधानी पूछता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने राजधानी स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम। नेक्स्ट है कि किन्स के सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत समिति की परिभाषा है। यानी कि दोस्तों एमपीएस बराबर होता है कि डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो दोस्तों बिहार के नवादा जिला में, जो कि सराही नदी पर है। बिहार के दोस्तों नवादा जिला में किस नदी पर? तो सराही नदी पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चनहुद्रो यानी पाकिस्तान के उत्खननकर्ता थे। तो पाकिस्तान के यानी कि चहुंद्रो का दोस्तों, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, तो चनहुद्रो का उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके थे। अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुआ था तो दोस्तों 24 जनवरी 1971 को। 24 जनवरी 1971 को। देखिए दोस्तों टोटल 3 हम लोग देख चुके हैं। टोटल कितने देखे हैं? तो 3 देख चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो आपको 13 फरवरी को ध्यान देना है, जो कि दोस्तों 13 फरवरी 2025 को हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड बैच दरोगा में। उसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों जो है टोटल हम लोग देखते चल रहे हैं, और आज हम लोग दोस्तों पहले ही बता दिए वीडियो में कि आज टोटल 15 तक देख लेंगे। 15 तक दोस्तों, यानी कि एक वीक में जितना हुआ है प्रत्येक वीडियो में दोस्तों टोटल जो भी आएगा एक वीक को आएगा दोस्तों। एक वीक में जितना भी आएगा वीडियो टोटल प्रैक्टिस सेट, और टोटल प्रैक्टिस सेट को दोस्तों यहाँ पर हम लेकर आ जाएंगे। तो याद रखना है प्रत्येक वीडियो आपको एक सप्ताह पे मिलेगा। और फिर दोस्तों नेक्स्ट जो आएगा आपका टोटल एक सप्ताह का जितना भी रहेगा दोस्तों, एक सप्ताह में जितना भी आपको 30 एमसीक्यू जो कि वन लाइनर के रूप में हुआ है, वो सभी एमसीक्यू एक सप्ताह के अंदर आपको लेके आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों एक सप्ताह में दिया जाता है और प्रत्येक शनिवार को वहां पे दोस्तों इसको डिस्कशन कराया जाता है। तो आपको दोस्तों प्रत्येक संडे को आपको यह वीडियो मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि 76वां गणतंत्र दिवस की संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 में कितने पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा किया है? तो टोटल दोस्तों 139। टोटल कितने? तो टोटल 139 याद रखिएगा। टोटल दोस्तों 139 आपका राइट हो जाएगा। 139 में पद्म विभूषण दोस्तों 7 लोगों को, और पद्म भूषण कहेगा तो 19 लोगों को, और पद्म श्री कहेगा तो दोस्तों 113 लोगों को। पद्म श्री 113 लोगों को। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार पाने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या दोस्तों 23 थी। 23 याद रखना है, महिलाओं की संख्या 23 थी। नेक्स्ट है कि सामान्यतः एक वर्ष में पद्म पुरस्कार अधिकतम कितने दिए जा सकते हैं? तो अधिकतम दोस्तों 120। ऐसा विशेष स्थिति पर दोस्तों बढ़ाया भी जाता है, लेकिन अधिकतम दोस्तों 130 निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष पद्म पुरस्कार को 3 अलग अलग पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार में पुनर्वर्गीकृत किया गया था? तो वर्ष 1954 में। वर्ष 1954 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पद्म पुरस्कार समिति जो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पद्म पुरस्कार के लिए लोगों को सिफारिश करता है, इसका प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख दोस्तों गृह मंत्रालय होते हैं, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा किया गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध दोस्तों कला क्षेत्र से है। कला से याद रखिएगा, कला से। नेक्स्ट पाते हैं कि खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले तीरंदाज कौन बने थे? तो हरमिंदर सिंह बने थे, हरमिंदर सिंह। नेक्स्ट दोस्तों देखिए नागेश्वर रेड्डी, जिनका संबंध दोस्तों चिकित्सा से है, चिकित्सा से है। फिर दोस्तों याद रखना है जगदीप सिंह खेहा, जिनका दोस्तों संबंध सार्वजनिक मामला से हो जाएगा। और ओसामू सुजुकी, जो कि दोस्तों व्यापार और उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कि दोस्तों कला से संबंधित है, कला से। यहाँ पे दोस्तों 2, 1, 4, 3 आपका राइट हो जाएगा। नंबर 9 है कि PR श्रीजेश को हाल ही में पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों हॉकी से है, इनका संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट है कि खेल के क्षेत्र में R आश्विन को कौन सा पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो पद्म श्री, पद्म श्री याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो मैजनी को। इटली का एकीकरण का जनक दोस्तों मैजनी को माना जाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग दोस्तों इसको रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको फास्ट देख रहे हैं।
तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का मुंबई किस शहर को कहा जाता है? तो इंदौर को। मध्य प्रदेश का मुंबई दोस्तों इंदौर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस घटना के बाद सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया है? तो भोपाल गैस त्रासदी, याद रखना है, भोपाल गैस दोस्तों जो स्राव हुआ था उसी के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि गोपनीयता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद दोस्तों आपको हो जाएगा 21 में, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट है कि नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई जो त्योहार है दोस्तों यह भारत के उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है और इसकी खोज किसने किया था? तो देखिए दोस्तों गुणसूत्र की संख्या जो मानव के शरीर में टोटल 23 जोड़ी होती है, टोटल 23 जोड़ी होती है और वाल्डेयर के द्वारा इसका खोज किया गया था, वाल्डेयर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है कि यमुना की सहायक नदी को पश्चिम से पूर्व की ओर लिखना है। देखिए सिंध नदी, केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, यह दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो जाएगा और यह सिंध, केन, बेतवा, चंबल दोस्तों यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा, यमुना की सहायक नदी। नेक्स्ट है कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला कौन था? आने वाला चीनी यात्री दोस्तों फाहियान था, याद रखिएगा, फाहियान था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फिर दोस्तों एक ह्वेनसोंग था जो कि भी क्वेश्चन पूछता है, ह्वेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलता है? एक क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों जो कि सिक्किम से, सिक्किम के साथ याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ की बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलता है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन होगा दोस्तों, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है कि असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं को लगा हुआ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल जो कि भूटान और नेपाल की सीमाओं के साथ लगा हुआ है, ये भी सही है दोस्तों, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ भी साझा करता है, तो ये भी आपका सही है। फिर मिजोरम जो कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो सभी कथन सत्य है दोस्तों, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य जो कि तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो दोस्तों देखिए आपका सिक्किम है, और सॉरी सिक्किम का, हाँ सिक्किम भी है दोस्तों, और आपका यहाँ पे हो जाएगा तीनों तरफ से, तो त्रिपुरा भी हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और सिक्किम भी हो जाएगा, याद रखना है। देखिए असम दोस्तों, असम भी आता है दोस्तों, यहाँ पे असम भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांश के मध्य है? तो दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा, केवल मुख्य भूमि का। यहीं पे दोस्तों कहता है संपूर्ण भूमि, संपूर्ण भारत का, तो अंडमान निकोबार से लेकर चलना है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों के क्षेत्रफल के आधार पर भारत के किन राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के दोस्तों सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहला स्थान हो जाएगा दोस्तों राजस्थान का, दूसरा स्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश का, तीसरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका महाराष्ट्र और चौथा स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश। तो 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी है? तो दोस्तों 2 गुनी, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। फिर कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो कर्क रेखा, कर्क रेखा दोस्तों जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है, कर्क रेखा। नेक्स्ट है कि हाँ ध्यान रखना कि दोस्तों भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरता है, भारत के टोटल 8 राज्यों से, तो याद रखना कौन कौन सा राज्य? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और यह दोस्तों हम जो आपका क्रम वाइज हम बताए हैं दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट है कि भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में है? तो सबसे दक्षिण में दोस्तों मालदीव है, सबसे दक्षिण में भारत का जो पड़ोसी देश है वह मालदीव है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है? तो मुख्य भूमि दोस्तों वही सेम क्वेश्चन है कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर दोस्तों समाप्त हो जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों एक और आप लोग के लिए सोचना है, जो यदि बीपीएससी की जो तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों उनके लिए खतरे में बीपीएससी लॉन्च कर दिया गया है सर के द्वारा, और यह 21 फरवरी से दोस्तों चालू भी हो गया है। तो पीटी, मेंस और इंटरव्यू बैच, या दोस्तों तीनों इसी में शामिल है, और ज्यादा प्राइस नहीं दोस्तों, इसमें आपका 4999 ही प्राइस है। तो दोस्तों न्यूनतम प्राइस रखा गया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु जी संस्था के द्वारा दोस्तों जो एक न्यू एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि ज्ञान बिंदु
2.0 है, ज्ञान बिंदु 2.0। तो उसको डाउनलोड करके दोस्तों आप ओरिएंटल क्लास अभी डेमो क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा तो उसको परचेस जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो देखेंगे वह 15 फरवरी 2025 को, क्योंकि दोस्तों जो 14 फरवरी का दोस्तों उस दिन क्लास आपका बंद था, तो 14 फरवरी को सेट नहीं हुआ था, 15 फरवरी को हुआ था। तो अभी हम दोस्तों यहाँ पे 15 फरवरी को देखेंगे और यह दोस्तों आपका लास्ट है। फिर दोस्तों हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो 16 से लेकर दोस्तों यानी कि आपका शनिवार को जो डेट हो जाएगा यानी कि 22 तारीख तक, 16 से 22 तक जो भी प्रैक्टिस सेट हुआ है वो सभी प्रैक्टिस सेट को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। 15 फरवरी 2025 को टेस्ट को देखते हैं। में दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब की गई और यह किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए दोस्तों 18वीं लोकसभा चुनाव की जो घोषणा हुआ था वह 16 मार्च 2024 को हुआ था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों इसकी घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया था और यह कितने चरण में आयोजित हुआ था। तो देखिए दोस्तों 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक हुआ था और टोटल दोस्तों 7 चरण में यह चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और अंतिम चरण यानी कि 7वां चरण आपका 1 जून 2024 को दोस्तों हुआ था, यानी कि 1 जून 2024 को समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उसके प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। भर्तृहरि महताब को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार किस जनजाति ने भाग लिया था। तो पहली बार दोस्तों सोमपेन जनजाति के द्वारा भाग लिया गया था 18वीं लोकसभा चुनाव में। और जो है सोमपेन जनजाति है दोस्तों आपको अंडमान निकोबार में देखने के लिए मिलेगा। सोमपेन जनजाति जो कि अंडमान निकोबार की है। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का बहुमत प्राप्त हुआ था। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में दोस्तों एनडीए का बहुमत प्राप्त हुआ है, एनडीए का। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किस संसदीय क्षेत्र में नोटा को सर्वाधिक वोट मिला है। तो नोटा को सर्वाधिक जो वोट मिला दोस्तों इंदौर संसदीय क्षेत्र में, याद रखना है, इंदौर संसदीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन प्रदान करता है तथा भारत में वर्तमान राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी को जो दर्जा प्राप्त करता है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और भारत में अभी वर्तमान में टोटल 6 पार्टी है और 6 पार्टी दोस्तों याद रखना है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस 2 हो गया। फिर दोस्तों आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, फिर दोस्तों याद रखना है सीपीआई और फिर दोस्तों नेशनल पीपुल्स पार्टी, सीपीआई और एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो टोटल 6 पार्टी का नाम बता दिए हैं, यह भी दोस्तों यहां से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि 18वीं लोकसभा चुनाव में बहुमत दल के नेता किनको चुना गया था। तो दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी को जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बहुमत दल के नेता बने हैं। नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में किस संसदीय सीट की निर्विरोध घोषित कर दिया गया है। तो बताइए दोस्तों किस सीट को निर्विरोध घोषित किया गया था। तो दोस्तों सूरत को जो कि सूरत से दोस्तों कौन थे, तो मुकेश दलाल थे, याद रखिएगा, मुकेश दलाल। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि 18वीं लोकसभा चुनाव कुल कितने सीटों पर आयोजित किया गया है। तो कुल दोस्तों 543 सीट पर हुआ था 18वीं लोकसभा चुनाव। और नेक्स्ट है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत अंतर से चुनाव किसने जीता और उनका संबंध दोस्तों किस संसदीय क्षेत्र से था। तो देखिए दोस्तों शंकर लालवानी याद रखना है और इनका दोस्तों संबंध जो था इंदौर से था, इंदौर संसदीय क्षेत्र से। नेक्स्ट है कि काला पानी विवाद किन 2 देश के बीच का विवाद है। तो भारत और नेपाल के बीच है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पानी में गिरा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है और यह प्रकाश की किस घटना के कारण संभव है। तो अपवर्तन घटना के कारण दोस्तों याद रखना है, अपवर्तन। नेक्स्ट है कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को दोस्तों, और इनसे पहले थे एनके सिंह थे, यानी कि 15वां वित्त आयोग उन्हीं की जगह लिए हैं। नेक्स्ट है कि किस संस्था के द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी दिया गया है। तो सेबी के द्वारा दोस्तों, सेबी को, और सेबी की स्थापना पूछेगा तो 1988 में। नेक्स्ट है कि चौरी चौरा घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब रद्द कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को दोस्तों 12 फरवरी 1922 को रद्द कर दिए थे, 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि दोस्तों देखिए जो चौरा चौरी घटना हुआ था वह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी कारण दोस्तों यह दुख होकर 12 फरवरी 1922 को
असहयोग आंदोलन को दोस्तों रद्द कर दिए थे। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी भाग लिए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के। थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसे हम सब पढ़ देंगे आपको कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का दोस्तों जो मुख्य घटक है वह ब्यूटेन है, ब्यूटेन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस समझौते के तहत किया गया है? तो पेरिस समझौता के तहत, पेरिस समझौता के तहत याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि आदित्य L1 मिशन को इसरो के द्वारा किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 मिशन जो है दोस्तों यह PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया है। PSLV C57 याद रखना है। और आदित्य L1 दोस्तों जो कि सूर्य से संबंधित यह मिशन है। नेक्स्ट है कि संसदीय सदस्य को निहरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। नेक्स्ट है कि WHO की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो WHO के दोस्तों जो स्थापना हुआ था वह 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में बनाया गया था, जेनेवा में। नेक्स्ट पाते हैं कि जब किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय। 25 है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन का प्रयास किया था? तो सबसे पहले दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो बताया गया था कि प्रति व्यक्ति का जो इनकम है दोस्तों 20 रुपये बताए थे, प्रति व्यक्ति का 20 रुपये बताए थे। नेक्स्ट है कि सन 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन गणना किस संगठन कार्यालय के द्वारा किया जाता है? तो NSO के द्वारा, NSO के द्वारा। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर क्या है? तो मूल्यह्रास हो जाएगा, मूल्यह्रास। नेक्स्ट है कि किस आधार वर्ष का प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना हेतु स्वतंत्र भारत में पहली बार उपयोग किया गया है? तो 1948-49 में दोस्तों पहली बार। देखिए दोस्तों अब यहाँ लास्ट क्वेश्चन आपका है कि किसने कहा था कि राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य है? तो यह दोस्तों आपको अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कहा गया था, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बोला गया था। बताइएगा दोस्तों आप लोग का यह सीरीज कैसा लगा। अगर दोस्तों आप लोग का अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों फिर आपको हम जो एक वीक में जितना हुआ है प्रैक्टिस सेट उसको भी दोस्तों लेके आ जाएंगे। तो अभी जो वीक में आएगा दोस्तों वो आपका आएगा 15 के बाद से, यानी कि 16 तारीख से लेकर 16 का दोस्तों संडे तारीख 17 तारीख से लेकर जो 22 तारीख के बीच में जितना भी हुआ है 6 हो या 7 हो टोटल प्रैक्टिस सेट दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपलोड कर देंगे। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।